जिनको मैं नाटक कंपनी कहता हूँ, हमारे यहाँ के जो पूर्व में महापौर प्रतिनिधि रहे, जब वो महापौर प्रतिनिधि थे तब वो नाले में उतरा करते थे। आज वो कई बार कभी भीख मांगते हैं, कभी वो नाटक करते हैं। स्वामी प्रभुनंद गिरी जी, उनसे बात करी तो उन्होंने इस बार एक बात रखी। उनका कहना ये है, हरिद्वार जिले और हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र को जरूरत है तो एक संत की जरूरत है। महाराज जी तो मुझे लगता है उनका आवाज ग्रामीण विधानसभा में, तो वो अपने विधानसभा की चिंता करें, वहां को लेकर के कुछ बात करें तो ज्यादा अच्छा है। भाजपा सरकार और धामी सरकार सिर्फ और सिर्फ एक तरफ की तरफ झुकी हुई है। वो क्यों आखिर मुल्लावादी विचारधारा पर खुलकर बात कहती है, लव जिहाद की बात करती है, लैंड जिहाद की बात करती है, थूक जिहाद की बात करती है। यहाँ तक कि जो बसपा के विधायक हैं शहजाद जी, उन्होंने तो विधानसभा सत्र में ये भी कह दिया कि भाजपा सरकार का तो एक ही मंत्र है, नियम है कि मुसलमानों को पढ़ने और बढ़ने दोनों दिया ही ना जाए, उनका विकास ही ना हो, बस वो ये चीज़ चाहते हैं। या जैसे आपने कहा लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद या इस तरह के जो भी जिहाद है, निश्चित रूप से हम लोग बधाई देते हैं अपने मुख्यमंत्री जी को और अपनी सरकार को कि ये तो बहुत देर हुई। पिछली सरकारों में भी ये सब होना चाहिए था, लेकिन मैं बधाई दूंगा अपने धुरंधर धामी को कि जिन्होंने एक बड़ी इच्छा शक्ति के साथ इस तरह के कामों को अंजाम दिया और आम जनता कहीं ना कहीं उसको हाथों हाथ लेकर के उस निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही जी। तो ये लगातार जो आरोप है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा सरकार कर रही है, तो क्या ये आप सच मानते हैं इस बात? अंकिता भंडारी मामले को भी आप देख लीजिए। अंकिता भंडारी मामले में जो वीवीआईपी था, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों वो पूरे क्षेत्र से दूर है इस वक्त? अभी भी क्यों नहीं आते हैं वो उत्तराखंड में? अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो वो जांच एजेंसियों को दें। तो कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ रही है, जनता परेशान हो रही है और जो आश्वासन सरकार दे रही थी वो पूरे नहीं कर पा रही है। फिर ये क्या संकट की घड़ी आ रही है, क्या हो रहा है? कुछ स्पष्टता भी नहीं मिल रही है। जिस हिसाब से आज पूरी दुनिया इस संकट को झेल रही है, वहीं भारत, चूंकि भारत का नेतृत्व तो मजबूत हाथों में, मोदी जी के हाथों में, इस कारण से भारत बहुत सुखद स्थिति में खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा चुनाव 2027 अब इस समय नज़दीक हैं। चुनाव में क्या समीकरण होंगे, कितना विकास हुआ है, आने वाले चुनावों में क्या परिणाम देखने को मिलेगा, अलग अलग विषयों पर, मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, जानेंगे कि हरिद्वार जिले और हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल बना हुआ है चुनावों को लेकर। और इसी माहौल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और सह मीडिया प्रभारी श्री विकास तिवारी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आप। नमस्कार ऋषभ जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल में वार्ता के लिए आमंत्रित किया। विकास जी, मेरा सवाल इसी से शुरू होगा। अगर हम हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं तो इस बार क्या लग रहा है कि हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र कितना मजबूत है चुनावों के परिप्रेक्ष्य से हम देखें, और क्या इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए ऋषभ जी, आपने बात हरिद्वार विधानसभा की है, तो मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि हरिद्वार की जनता ने 2002 का हरिद्वार देखा था, जब यहाँ पीने के पानी के लिए, बिजली के लिए संघर्ष होता था, आंदोलन होता था। और आज 2027 का जो हरिद्वार है, उसमें मैं कह सकता हूं कि 100% सीवर यहाँ हैं, बिजली की उपलब्धता 100% है, जितनी नई कॉलोनियाँ बनी सब में ट्रांसफार्मर्स लगे, पीने के पानी की उपलब्धता है। ये बेसिक चीज़ों के अलावा कुछ नए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, चाहे बात मैं रिंग रोड की करूं, चाहे बात मैं घरेलू जो हमारी गैस है उसकी बात करूं, हॉस्पिटल की बात करूं, यहाँ भूपतवाला में डिग्री कॉलेज की बात करूं, तो अनेक ऐसे काम इस 25 वर्ष के कालखंड में हुए हैं, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि पार्टी की दृष्टि से एक मजबूत विधानसभा हरिद्वार विधानसभा है, जिसको हम एक बार फिर बड़े अंतर के साथ जीतेंगे। मदन कौशिक जी इस बार कहीं ना कहीं मंत्री भी बन गए, अभी तक 5 बार विधायक लगातार रहे, दोबारा उन्हें मंत्री पद का दायित्व मिल गया है। तो कहीं ना कहीं जनता की जो उम्मीदें हैं वो और बढ़ जाती जब मंत्री पद मिलता है किसी विधायक को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्षेत्र का जो मंत्री रहता है वो 10% वोट शेयर अपने आप बढ़ा लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता समझती है कि अगर ये मंत्री रहेंगे, विधायक रहेंगे तो हमारा काम होता रहेगा, कि उम्मीदें रहती हैं। लेकिन विपक्ष के नेता जो हरिद्वार जिले में सक्रिय हैं, चाहे कांग्रेस के हों या अन्य दल के हों, ये लगातार ये आरोप लगाते हैं कि मदन जी के नेतृत्व में सिर्फ हरिद्वार में अगर कुछ हुआ है, विकास हुआ है, तो वो विकास हुआ है आबिकारी का। शराब को घर घर तक पहुंचाया गया है, कैसे स्मैक बेची जा रही है, कैसे अलग अलग तरह के नशे फैलाए जा रहे हैं हरिद्वार जिले में, बस ये विकास हुआ, इसके अलावा और कोई विकास नहीं हुआ है।
देखिए ऋषभ जी, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, लेकिन उन आरोपों में सत्यता कितनी है? आप बताइए कि 2022 का विधानसभा चुनाव था, कांग्रेस ने वो चुनाव ही नशे के मुद्दे पर लड़ा था और उस चुनाव में लगभग 15,300 वोटों से हमारे प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते। दूसरी बात, चाहे नशे की बात हो, स्मैक की बात हो, निश्चित रूप से इनको समाज में किसी प्रकार का स्थान नहीं मिलना चाहिए। और चाहे हमारे लोग हों, शहर के सामाजिक संगठन हो, और मैं तो कांग्रेस के लोगों से भी अपील करता हूं कि जाए ना वो लिखित में दें, पुलिस को दें, प्रशासन को दें, जाकर के बताएं कहाँ ये चीज़ें। हमारे लोग भी जाते तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो आरोप में तो कोई सत्यता नहीं, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का काम इस हरिद्वार में यदा कदा देखने में आता है या ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाती है और कार्रवाई होनी भी चाहिए। पर वो तो ये कह रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, अगर वो लोग कहें भी तो क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके ही लोग जो हैं वो घर घर तक शराब को व्यापार या अन्य तरह के नशे के पदार्थों का व्यापार कर रहे हैं, वो तो खुल के ही आरोप लगा रहे हैं मंचों पर। देखिए ऋषभ जी, क्या रहता है कि आज कांग्रेस के लोग या इस तरह के लोग जो आरोप लगाते हैं वो विकास के मुद्दे पर हमसे बात नहीं कर सकते, वो हरिद्वार के डेवलपमेंट पर हमसे बात नहीं कर सकते, वो हरिद्वार की आधुनिकता, हरिद्वार की टेक्नोलॉजी, हरिद्वार की सफाई व्यवस्था, मैंने कहा ना कि 25 वर्षों में हरिद्वार का जो बदला हुआ स्वरूप इस शहर की जनता के सामने आया है, उससे जो विपक्षी दल हैं, उनके नेता हैं बौखलाए हुए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो निश्चित रूप से इस तरह के निराधार आरोप राजनीति में लगाए जाते हैं, चर्चा में रहने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। और बड़ा हास्यपद है कि आज कांग्रेस के जो यहाँ स्थानीय नेता हैं, जो अपना वार्ड हारे हैं, जो अपना बूथ हारे हैं, उनमें एक प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा क्या है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने की, टिकट पाने की। तो मैं देखता हूँ कि कई बार जिनको मैं नाटक कंपनी कहता हूँ, हमारे यहाँ के जो पूर्व में महापौर प्रतिनिधि रहे, जब वो महापौर प्रतिनिधि थे तब वो नाले में उतरा करते थे, आज वो कई बार कभी भीख मांगते हैं, कभी वो नाटक करते। तो मेरा कहना है जनता सब जानती है और यही कारण है कि हरिद्वार विधानसभा में 37 नगर वार्ड हैं, 37 नगर निगम के वार्डों में 30 पार्षद हमारे हैं। हम लगातार 5 चुनाव हम जीते हैं, यहाँ लगातार 6ठा चुनाव जीतने की तैयारी। और केवल मैं हरिद्वार की बात नहीं, रानीपुर विधानसभा में हम बहुत मजबूत हैं। हरिद्वार ग्रामीण की बात करें, हमारे स्वामी जी बहुत मजबूत स्थिति में। तो पार्टी की दृष्टि से ये जिला बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमारे लोग लगातार वहाँ काम करते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहते हैं। और इससे उलट आज कांग्रेस के पास डेवलपमेंट को लेकर के कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो विषयांतर करने के लिए लगातार इस तरह के आरोप लगा करके चर्चा में बना रहना चाहते हैं। और आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण वो कांग्रेस की प्रतिस्पर्धा है जिसमें वो बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें कि हरिद्वार नगरी जो है वो अपने आप में धर्म की नगरी, सनातन की नगरी कहा जाता है ऐसे, तो यहाँ पर संतों का बड़ा महत्व है ना, क्योंकि संतों का एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी कह लीजिए, धार्मिक जगह भी है। तो जब लोगों से हमने बात करी, संत हैं एक स्वामी प्रभुनंद गिरी जी, उनसे बात करी तो उन्होंने इस बार एक बात रखी। उनका कहना ये है कि मदन जी जो हैं वो तो उनका इतना वर्चस्व कह लीजिए, इतना विराट स्वरूप है कि इस बार वो चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं। इस बार हरिद्वार जिले और हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र को जरूरत है तो एक संत की जरूरत है, उसको उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक संत की पीड़ा, एक संत समाज की पीड़ा, एक धर्म नगरी की पीड़ा वही समझ सकता है जो सनातन के हित में कार्य करता हो। क्योंकि मदन जी जो है लगातार व्यापारिक तौर पर सक्रिय है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जैसे स्वामी यतीश्वरानंद का भी उन्होंने जिक्र किया कि इस बार उनको यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहिए। वो एक संत है, स्वामी है, और कहीं ना कहीं हरिद्वार की धार्मिक नगरी की जो पीड़ा है वो ज़्यादा समझ सकते हैं, ना कि मदन कौशिक जी। देखिए श्रद्धेय महाराज जी हम सबके बहुत सम्मानित हैं और किसी भी एक व्यक्ति का कहना उसको पूरे समाज का मंतव्य या गंतव्य मान लेना वो ठीक नहीं है। और यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ एक स्टेट का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, एक सेंट्रल का पार्लियामेंट्री बोर्ड है। हमारी पार्टी में कई ऐसे फोरम है जिसके आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी है और सर्वे भी पार्टी में होते हैं, उसके आधार पर टिकट तय होता है। विकास तिवारी क्या कह रहा है, अमुक व्यक्ति क्या कह रहा है, तीसरा वो ठीक है, विकास तिवारी की कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन पार्टी के तौर पर पूरे क्षेत्र में स्वीकार्यता किसकी है, इसके आधार पर पार्टी टिकट तय करती है। तो निश्चित रूप से अगर किसी ने ऐसी बात कही है तो वो उनका व्यक्तिगत मंतव्य है, लेकिन मुझे लगता है कि हरिद्वार विधानसभा में जितने भी संत रहते हैं उन सब का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशियों को लगातार मिलता रहा है। और चूंकि महाराज जी तो मुझे लगता है उनका आवाज़ ग्रामीण विधानसभा में, तो वो अपने विधानसभा की चिंता करें, वहाँ को लेकर के कुछ बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, लेकिन जैसे कि उनने तमाम तरह के जो भाजपा की अगर हम बात कर लें तो भाजपा के ही जो लोग हैं, भाजपा के जो विधायक हैं, वही जो क्षेत्र है
उस पर लगातार मदन जी पर ही आरोप लगाएं खुले मन से, चाहे अगर हम लक्सर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, हम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, तो उनका ये कहना था कि मदन जी ने हमारे ही अपने क्षेत्र के विधायकों को, जो कि उनके भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे, उनको हरवाने का काम किया गया है। यहाँ तक कि जो बात निकलकर कांग्रेस से विपक्ष वो भी लगातार ये आरोप लगाता है कि आप खुलकर देखिए किस तरह से आपसी कलह चल रही है हरिद्वार जिले, हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंदर। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं आशुतोष शर्मा जी, उन्होंने भी एक बार बयान दिया था अपने वीडियो के माध्यम से कि मदन कौशिक जी को संगठन को बता के अपने कार्यक्रम में जाना होगा, कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, बिना परमिशन नहीं जाएंगे। जबकि एक वो मंत्री है, मंत्री तो कहीं भी जा सकता है। तो इस तरह के बयान क्यों निकल कर आए? और जो आपके ही पार्टी के विधायक रहे हैं, उम्मीदवार रहे हैं, उन्होंने भी मदन जी पर क्यों खुलकर आरोप लगाया, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर? तो ये तो आपसी कलह है कि नहीं, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं? देखिए ऋषभ जी, क्या रहता है कि जब एक बड़ा परिवार होता है और लंबे समय से इस प्रदेश की सत्ता पर हम लोग काबिज हैं, लगातार राज्य बनने के बाद तीसरी बार हमारी सरकार है, तो बड़े परिवार में ये सारे विषय आ जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि वो सारे विषय उन्होंने जहाँ रखे, पार्टी के लोगों ने उसका संज्ञान भी लिया होगा। लेकिन आज जब लगभग 6-8 महीने बाद हम चुनाव में जा रहे हैं, तो मैं ये बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे हरिद्वार जिले को बहुत गंभीरता से लिया है। 2-2 मंत्री यहां बनाए और उसके बाद हम सबका लक्ष्य केवल यह है कि जो 2017 में चुनाव परिणाम आया था, 11 में से 8 सीटें हम लोग जीते थे, ठीक उसी परिणाम की पुनरावृत्ति करने के लिए हम सब लोग लगे हैं। और कांग्रेस अगर इस तरह के आरोप लगाती है, तो वो कांग्रेस जिनका आप देख रहे हैं कि खुलेआम उनके एक राष्ट्रीय नेता आकर के एक जो उनका जो एक दूसरा ग्रुप यहाँ खड़ा हो गया, उस पर बयानबाजी करते हैं, उनके एक पूर्व प्रदेश आकर के उनके महानगर अध्यक्ष के कार्यालय में वो, तो मैंने कांग्रेस हमको बताएगी कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप निश्चित रूप से हमारी पार्टी में एकजुटता है। हमारे सभी विधायक, हमारे सभी प्रत्याशी, हमारे सभी नेता सब मिलकर के, हम सबका लक्ष्य है कि इस प्रदेश में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, पूर्ण बहुमत से बने। और जिस प्रकार मोदी जी ने भी इस उत्तराखंड को पूरे हृदय से आशीर्वाद दिया है, उस आदेश का प्रतिफल इस रूप में दिखना चाहिए कि 2022 से भी बड़ा जनमत हमारी पार्टी को मिले। और इसके लिए हरिद्वार जिले का भी जो यथासंभव सहयोग रहेगा, उससे बड़ी कहीं ना कहीं सीटें हम लोगों को मिलेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। धामी जी मुख्यमंत्री हैं, लगातार भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार जो है वो हैट्रिक इस बार मार रहे हैं और भाजपा सरकार बनेगी। लेकिन विपक्षी दल और विपक्षी दल के विधायक बार बार एक बात को दोहराते हैं, चाहे विधानसभा सत्र की हम बात कर लें या फिर हम बात कर रहे हैं उनके और अन्य प्लेटफॉर्म पर बयानों की। वो ये लोग एक बात कहते हैं कि भाजपा सरकार और धामी सरकार सिर्फ और सिर्फ एक तरफ की तरफ झुकी हुई है। वो क्यों आखिर मुल्लावादी विचारधारा पर खुलकर बात कहती है, लव जिहाद की बात करती है, लैंड जिहाद की बात करती है, थूक जिहाद की बात करती है। यहाँ तक कि जो बसपा के विधायक हैं शहजाद जी, उन्होंने तो विधानसभा सत्र में ये भी कह दिया कि भाजपा सरकार का तो एक ही मंत्र है, नियम है कि मुसलमानों को पढ़ने और बढ़ने दोनों दिया ही ना जाए, उनका विकास ही ना हो, बस वो ये चीज़ चाहते हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार आप देखेंगे जो अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण मुक्त जितने भी धामी सरकार कर रही है, वो ज़्यादातर मज़ार एक तरफ की कम्युनिटी की कहीं ना कहीं जगह है, ना कि किसी और कम्युनिटी की। तो ये लगातार जो आरोप है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा सरकार कर रही है, तो क्या ये आप सच मानते हैं इस बात को? देखिए ऋषभ जी, देश एक संविधान से चलता है, नियम और कानून से चलता है। वो संविधान हम पर भी लागू है, या देश में जितने भी धर्मों के लोग रहते हैं उन पर भी लागू है। अब आप बताइए कि किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अगर अपने धर्म स्थल को बना देगा या लंबे समय से वहाँ 10-20 साल से, तो क्या वो स्थान उनका हो जाएगा? तो उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने कोई कदम उठाया, तो निश्चित रूप से मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। और चूंकि सार्वजनिक आवाजाही वाले क्षेत्र में अगर इस तरह का काम हुआ है, तो वो अच्छा नहीं। दूसरा, ये देवभूमि है, ये दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी है और इस हरिद्वार का संदेश पूरी दुनिया में जाता है। तो निश्चित रूप से जैसे ईसाइयों के लिए वर्टिकल सिटी है, भाई मुसलमानों के लिए मक्का है, इसी तरह हिंदुओं के लिए अगर कोई तीर्थ है तो वो हरिद्वार है। और यहाँ पर अगर इस तरह का अतिक्रमण या इस तरह का जिहाद, जैसे आपने कहा लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, या इस तरह के जो भी जिहाद है, निश्चित रूप से हम लोग बधाई देते हैं अपने मुख्यमंत्री जी को और अपनी सरकार को कि ये तो बहुत देर हुई। पिछली सरकारों में भी ये सब होना चाहिए था, लेकिन मैं बधाई दूंगा अपने धुरंधर धामी को कि जिन्होंने एक बड़ी इच्छा शक्ति के साथ इस तरह के कामों को अंजाम दिया और आम जनता कहीं ना कहीं उसको हाथों हाथ लेकर के उस निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही। जी, जैसे कि चंपावत का भी अभी मामला निकल कर आया, तो जबकि वो मामला पूरी तरीके से पुलिस ने उसको फर्जी बता दिया, गलत मामला बता दिया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने लगातार पूरे के पूरे उत्तराखंड में आंदोलन किए
और पुतला सरकार का फूका। जब मामला स्पष्ट हो गया फिर ये आंदोलन करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब सरकार के दबाव में चीज़ें हो गई, एकदम से बयान क्यों पलट दिया गया, एक दिन पहले रिपोर्ट लिखती है, अगले दिन माँ बाप गायब हो जाते हैं और उसके अगले दिन जो है वो पूरे बयान बदल जाते हैं, बच्ची के भी सभी लोगों के। ये सरकार जो है दबाव बना रही है प्रशासन, क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट है और इस तरह के उन्होंने बयान रखे। और साथ में उन्होंने फिर जिक्र किया कि अंकिता भंडारी मामले को भी आप देख लीजिए, अंकिता भंडारी मामले में जो वीवीआईपी था उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों वो पूरे क्षेत्र से दूर है इस वक्त, अभी भी क्यों नहीं आते हैं वो उत्तराखंड में? तो ये बार बार जो बात है ये निकल कर क्यों आ रही है? देखिए, मैं दोनों विषयों का जवाब दूंगा बारी बारी से। आपने चंपावत का विषय उठाया। कांग्रेस एक काल्पनिक नैरेटिव के आधार पे इस प्रदेश में, मैंने कहा ना, चर्चा में बनी रहना चाहती है। अब जब चंपावत वाला जो विषय था, उस बच्ची का बयान आ गया, उसके फादर का बयान आ गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों ने पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ताएं की और उनके लोगों ने बयान दिए। वो केवल ये चाहते थे किसी तरह मुख्यमंत्री जी को बदनाम किया जाए या उनका जो चुनावी जनपद है चंपावत है उसको बदनाम किया जाए। वो सारी चीज़ें एक्सपोज हुई। दूसरा, अंकिता भंडारी चूंकि हमारी बेटी थी, आज वो ईश्वर की गोद में है। लेकिन जिस वीवीआईपी की आपने बात की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जो तत्कालीन हमारे सरकार के प्रवक्ता थे माननीय सुबोध उनियाल जी, उन्होंने भी प्रेस की, हमारे प्रवक्ताओं ने प्रेस की। हमने स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस या जो भी क्षेत्रीय दल इस सारे विषय को लेकर के चल रहे हैं, अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो वो जांच एजेंसियों को दें, वो सरकार को दे दें, वो कोर्ट को दे दें, वो पुलिस को दे दें, वो सीबीआई को दे दें, वो सीबीसीआईडी को दे दें। लेकिन केवल एक झूठी और काल्पनिक दो लोगों की ऑडियो के आधार पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर उस पर सीबीआई सेटअप की, और ऐसा विषय जिस पर कोर्ट से निर्णय आ चुका है। अगर आपके पास कोई साक्ष्य था, किसी व्यक्ति के पास कोई साक्ष्य था, तो आप कोर्ट में देते। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता इसी बात से पता लगती है कि एक बिटिया जिसके साथ खराब कृत्य हुआ था और दोषियों को आज सजा मिली है, वो जेल के पीछे है, लेकिन फिर भी जनता कांग्रेस को इसलिए माफ़ नहीं करेगी कि उसने उस बच्ची पर राजनीति की जो आज भगवान की गोद में है। बेटियां हमारे पास भी हैं, औरों के पास भी हैं, लेकिन ऐसे विषय पर अगर आप विकास कामों पर हमसे बात करो, आप भ्रष्टाचार पर हमसे बात करो, आप राज्य के विकास को लेकर के हमसे बात करो, आप मुख्यमंत्री जी की योजनाओं पर हमसे बात करो, लेकिन आप इन सारे विषयों पर क्यों बसते हैं हमसे? चूंकि जनता भी जानती है कि राज्य बनने के बाद 10 साल यहाँ कांग्रेस रही, राज्य में 10 साल केंद्र में भी कांग्रेस रही। इनके 10 साल और हमारे 15 साल जो होने वाले हैं, एक अगर हम तुलनात्मक चीज़ें देखेंगे तो कांग्रेस हमारे सामने कहीं खड़ी नहीं होती। और इनके समय में जितने काम हुए उन सब में भ्रष्टाचार था। लेकिन उससे उलट मैं कह सकता हूँ कि हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार ने जितने विकास के काम किए, चाहे मैंने कहा रिंग रोड हरिद्वार में बनी है, चाहे हाईवे जो इनके हमारी सरकार के समय शुरुआत हुई थी, इनके समय रुक गया था, उस काम को पूरा किया गया, या रिंग रोड का सेकेंड फेज का टेंडर होना है, या मैंने कहा जितने काम हुए, किसी काम में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और हरिद्वार की जनता आज हमारी सरकार को, हमारे नेताओं को हाथों हाथ इसलिए लेती है कि हमने काम किया है। जैसे कि अगर हम समझें कि अभी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक अपील करी 7 बिंदुओं के ऊपर कि हमको पेट्रोल डीजल कम उपयोग करना चाहिए, सोना अभी नहीं खरीदें। तो ये तमाम जब विषय निकल कर आए तो जितने भी वीआईपीज हैं, विधायक हैं, मंत्री, इन सब ने अपने फ्लीट को कम कर दिया। लोग साइकिल से जा रहे थे, लोग एक्टिवा या स्कूटी का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उनके आगे कैमरामैन चल रहे थे। तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि क्या ये एक दिन की बस ड्रामेबाजी है, उसके बाद सब अपनी अपनी गाड़ियों में चलेंगे, या फिर इसको वास्तविक तौर पर फॉलो किया जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ आप देखिए, अगर किसी को जागरूक करना है तो उसके और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपसे पहले आपका कैमरामैन चल रहा है, आपकी टीम चल रही है, फोटोग्राफी चल रही है, और उसके बाद फिर सब एक जैसा मामला लग रहा है। तो ये जो बिंदु हैं, तो पहले उनको खुद फॉलो करने चाहिए, उसके बाद चीज़ों को बदलना चाहिए। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, क्या रहता है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी, चाहे वो एक आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, जब वो कहीं सफाई अभियान में झाड़ू लेकर के सफाई करता है, या प्रधानमंत्री जी की अपील का इम्प्लीमेंट करने के लिए वो साइकिल चला करके अपने ऑफिस जाता है या ई रिक्शा में बैठ करके जाता है, तो उस बड़े व्यक्ति को संदेश देने के लिए अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से, सोशल मीडिया हैंडल से वो चीज़ें अपलोड करनी पड़ती हैं। तो अगर उन्होंने अपना पर्सनल कोई कैमरामैन लेकर के चले, या एक दिन 2 दिन एक संदेश देने के लिए सारी चीज़ें, तो मैं इसको खराब नहीं मानता। क्योंकि देखिए, मोदी जी ने आज देश और दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये सारा आह्वान देश की जनता से किया है। और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश का जो कोई भी तबका हो, आज मोदी जी से इतना इंस्पायर्ड है, इतना प्रभावित है कि उन्होंने इस सारे निर्णय को इम्प्लीमेंट किया। और आज ऐसे लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने भी अपनी अपनी गाड़ियों के काफिले कम किए। तो मुझे लगता है इसमें कोई किसी तरह की कोई खामी नहीं है, और मैं इसको ठीक मानता हूँ। चूँकि बड़े लोग अगर कुछ कर रहे हैं और उसको अगर सोशल मीडिया के माध्यम से वो चीज़ें जनता तक पहुँचा रहे हैं, तो वो एक सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी, और उसका संदेश जनता तक जाए और उसका इम्प्लीमेंट हो, इसलिए सब चीज़ें हैं। केंद्र सरकार ने अभी बताया था कि संकट की घड़ी है, महंगाई नहीं होगी, तमाम चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि एलपीजी में किस तरह की किल्लत हुई।
अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर ब्लैक में कालाबाजारी चल रही थी। हम बात करें पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। आपने देखा पिछले 2-3-5 दिन में जो पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है, 4 रुपये बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ रही है, जनता परेशान हो रही है और जो आश्वासन सरकार दे रही थी वो पूरे नहीं कर पा रही है। फिर ये क्या संकट की घड़ी आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ एक स्पष्टता भी नहीं मिल रही है। तो विपक्ष ये कह रहा है कि या तो आप स्पष्ट कर दो कि भाई देश संकट में, खतरे में, क्योंकि आप महंगाई कह रहे थे कि बढ़ेगी नहीं और अब महंगाई बढ़ती चली जा रही है। खपत होनी थी चीज़ों की तो खपत आपने कहा सब बैलेंस है और अब आप देखिए उन्होंने जो कमी कर दी, ये भी बात निकल कर आ गई है। तो क्या स्पष्टता ये जनता को आपको बताना पड़ेगा, ये स्पष्ट उनका बयान है। देखिए, ये चुनौती केवल भारत के सामने नहीं है, पूरी दुनिया के सामने है। जिस प्रकार से दोनों देशों का युद्ध चल रहा है और जो कच्चे तेल के क्राइसिस भी है, उसके दाम भी बहुत आसमान छुए हैं। उन परिस्थिति में अगर प्रधानमंत्री जी की अपील होती है और जहां एक और सरकार जो 3 महीने पहले जो कच्चे तेल का रेट था या एलपीजी का रेट था हमको आयात करनी पड़ती है, तब के रेट में और आज के रेट में लगभग 1.5 गुने का फ़र्क है। लेकिन उसके बाद भी 3 महीने बाद अगर 3 रुपये घरेलू गैस पर बढ़ते हैं तो मुझे लगता है उसमें कोई किसी तरह की किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चूँकि प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि ये एक जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसका उपयोग इस देश का मध्यम वर्ग करता है। तो सरकार नुकसान जरूर झेल रही है, लेकिन देश की जनता को उसका उतना नुकसान ना हो, मुझे लगता है। और दूसरा क्या है कि आपने देखा कॉमर्शियल सिलेंडर में थोड़े ज़्यादा पैसे बढ़े, चूँकि वो व्यावसायिक चीज़ें थी। लेकिन और आपने जहाँ जो कहा जो क्राइसिस की बात है, देखिए जब एकदम से शुरुआत हुई थी तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी, चाहे वो पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगी हों या गैस एजेंसियों पर लाइनें लगी। लेकिन मुझे लगता है कि 1-1.5-2 महीने खत्म होने के बाद आज वो स्थिति नहीं है और कहीं ना कहीं लोग भी संतुष्ट हैं, लोगों को गैस मिल रही है, चाहे वो घरेलू हो, कमर्शियल हो। ठीक है, थोड़ी दिक्कतें तो हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज पूरी दुनिया इस संकट को झेल रही है, वहीं भारत, चूंकि भारत का नेतृत्व तो मजबूत हाथों में, मोदी जी के हाथों में, इस कारण से भारत बहुत सुखद स्थिति में खड़ा है। अच्छा, जैसे कि अगर हम देखें कि अब उत्तराखंड के जो हरिद्वार जिला है इसमें 2 मंत्री पद हैं, एक रुड़की से बत्रा जी और दूसरा मदन कौशिक जी। तो चुनाव से कुछ समय पहले दोनों को दायित्व मिले हैं मंत्री पद के, तो क्या अब इन दोनों मंत्रियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी हरिद्वार जिले की विधानसभा सीटों को जीतने की, या फिर क्योंकि इतने कम समय में एक तो काम कर पाना कितना कठिन है ये भी बड़ी बात है, क्योंकि समय कम है और कितना विकास होगा ये सबसे बड़ी बात है, जनता को उम्मीदें कम है। दूसरी बात, ये जो मंत्री पद दी गए हैं क्या इसलिए दी गए हैं क्या जिससे कि जितनी 11 विधानसभा क्षेत्र हैं हरिद्वार जिले के उनको मजबूती के साथ भाजपा की झोली में डालने का दामन उन पर रहेगा, और अगर नहीं हो पाता है तो क्या इसकी जो जिम्मेदारी है वो इन दोनों पर ही जाएगी अगर नहीं निकाल पाते हैं तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कब किस पदाधिकारी को, किस नेता को, किस विधायक को क्या जिम्मेदारी दी जाए, ये हमारे यहाँ संगठन तय करता है। और आपने कहा कि लगभग 4 वर्षों के बाद, सरकार गठन के 4 वर्षों बाद, ये दोनों हमारे बड़े नेताओं को जिम्मेदारियाँ मिली, चूँकि बत्रा जी भी बहुत सीनियर विधायक है, मदन जी लगातार 5वीं बार विधायक हैं। और ये वास्तव में अच्छी बात है कि उनकी एक जिम्मेदारी भी बनती है, चूँकि मंत्री बनने के बाद एक दायरा बढ़ जाता है, आपके अधिकार बढ़ जाते हैं, आपकी ताकत बढ़ जाती है, आपका काम करने का तरीका बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से, चूंकि ये दोनों जिला केंद्र है, हरिद्वार यहाँ है, रुड़की वहाँ है, तो निश्चित रूप से चूंकि वहाँ बत्रा जी को मंत्री बनाने से उसका असर आसपास की विधानसभाओं पर भी पड़ेगा, यहाँ मदन कौशिक जी को तो कैबिनेट में लेने से निश्चित रूप से उसका असर हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर उस पर पड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से हमारे सरकार के विकास के काम और दोनों बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे देने से निश्चित रूप से 2027 का जो परिणाम है, एक सकारात्मक परिणाम इस जिले में आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में विकास तिवारी जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा कि विधानसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा, हरिद्वार जिले में कितना क्या विकास होगा और आने वाले वक्त में जो चुनावी परिणाम होंगे उसका कितना असर भाजपा सरकार पर और उत्तराखंड पर देखने को मिलेगा। इन सभी विषयों के ऊपर हम आगे भी बात करते रहेंगे। आप इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को, खबरों को और इंटरव्यूज़ को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।